सो इन टूडेज क्लास आई विल कवर एज ऑफ चौसर को मैं कवर करूंगा, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपने जो है पहला मेरा लेक्चर सुना भी होगा, देखा भी होगा, यूट्यूब चैनल पर भी वो अवेलेबल है। और जैसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ मैंने उसको शेयर कर दिया था सारे ग्रुप्स में, तो वहाँ पर भी वो अवेलेबल है। नाउ आज की क्लास में हम लोग एज ऑफ चौसर की बात करेंगे, शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। I hope it's visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. In my previous lecture, I had covered the Anglo-Saxon or Old English period. I had also covered the Anglo-Norman period, and I also told you about the Middle Ages. The Middle Ages is divided into three parts: the Anglo-Norman period, age of Chaucer, और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसके अलावा एज ऑफ चौसर के अलावा डार्क मिडिल एज, एंड आई टोल्ड यू व्हाई दीज एजेस आर कॉल्ड एज ऑफ चौसर और डार्क मिडिल एज, व्हाट वाज द रीजन। फिर आई टोल्ड यू कि जो आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उस पीरियड में उतना ज्यादा काम पोइट्री पर नहीं हुआ जितना कि काम किस पर हुआ, जितना कि काम ड्रामा पर हुआ है। ड्रामा से एज फार एज मैटर इज कंसर्न कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम या व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेशली इन टीजीटी एंड पीजीटी। तो उसके लिए आई जस्ट टोल्ड यू कि दैट देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज व्हाट मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले एंड इंटरली। ये तीन चार पॉइंट है जो हम सबको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, एक एक करके मैं खुद लिख करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ कि एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है चर्च के लोग दे कंट्रीब्यूटेड, दे जस्ट started to serve the common people, yeah, that the church premises were open for the common people on two occasions, that was the Christmas and Good Friday. On these two occasions the premises of the church were open for the common people, and these two occasions are highly significant in the life of any Christian. And you find that on these two occasions events, incidents or the life of Jesus Christ were imitated. It was imitated, and some part of his life was performed, especially his crucifixion, resurrection, and the message which he got from God, and just told all the people of that time. So I just want to tell you कि then you find that the origin of drama, when you talk about the origin of drama, or when you talk about how English drama originated, especially in Anglo-Saxon, in Anglo-Norman period, then you come to know कि ड्रामा का एक रूप आता है जिसका नाम क्या था, मिरेकल प्ले, MIRACLE। If anyone asks you ki what is miracle play, remember that ki such a type of play which was based on the lives of saints. So here I am putting it in bracket कि saints को center में रख करके SAINTS, ऐसा ड्रामा जिसमें सेंट्स की जिंदगी को इमिटेट करके परफॉर्म किया गया, और द लाइफ ऑफ द सेंट्स वर पुट बिफोर द ऑडियंस, या सम इंसिडेंट्स, सम पार्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द सेंट्स वर इमिटेटेड, परफॉर्म्ड, such a play came, what such a play is known as miracle play. So if you see, if you find miracle play was a type of play, या miracle play is a type of play
in which the lives of saints were imitated and it was performed on the stage before the audience. तो मिरेकल प्ले ऐसा प्ले है जिसमें सेंट्स की जिंदगी इमिटेट किया गया, जिसमें सेंट्स की लाइफ को क्या किया गया, परफॉर्म किया गया. दैट वाज व्हाट, दैट वाज द मिरेकल प्ले. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि miracle play, a type of play in which the life of saints were imitated and performed, some parts of saints life. Now the second point which you have to remember, the next point is what, the next point is the mystery play. MYSTERY, mystery play. मिस्ट्री प्ले क्या था? वह प्ले था जिसमें जीसस क्रिस्ट की लाइफ को, ओनली जीसस क्रिस्ट की लाइफ को, JESUS, जीसस क्रिस्ट, CHRIST. Another point which you have to keep in your mind, if you talk about mystery play is a type of play in which you find the imitation of the life of Jesus Christ. ऐसा प्ले जिसमें जीसस क्रिस्ट की लाइफ को इमिटेट किया गया, उसको एक हिस्सा माना गया या उसको सामने लोगों के रखा गया, उस प्ले को क्या कहा जाता है? मिस्ट्री प्ले कहा जाता है. और दोनों प्ले का जो अल्टीमेट सोर्स है, द सोर्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्लेज वर व्हाट, the ultimate source of these types of plays were the Bible. जो भी ये प्ले था, इन दोनों प्ले का जो अल्टीमेट सोर्स था वो क्या था? द बाइबल था. तो आई जस्ट वांट टू से हियर, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले. इफ यू गॉट दीज 2 points, तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द थर्ड पॉइंट. Yes, sir. Okay. Now you see what? Now you see the third type of play. The third type of play was what? It was the play of morality play. MORALITY. Morality play. And what was morality play? Morality play was a type of play, या morality play was a play in which the life of common righteous men, the word I am using कि common, जो आम आदमी था लेकिन बड़ा धार्मिक था, बहुत ही परहेजगार था, या जिसके अंदर नैतिकता बहुत ज्यादा थी और ईश्वर के जो भी मैसेज थे वह उसको अपनी लाइफ में फॉलो करता था, उसकी लाइफ को लेकर के जो प्ले परफॉर्म किया गया, मार्केट में आया या लिखा गया, वो प्ले किस कैटेगरी में रखा गया? मोरालिटी प्ले. तो अगर आपने देखा जीसस क्रिस्ट का लाइफ किसमें प्रेजेंट किया गया? मिस्ट्री प्ले में. सेंट्स का लाइफ किसमें प्रेजेंट किया गया? मिरेकल प्ले में. और मोरालिटी प्ले में किसका लाइफ प्रेजेंट किया गया? कॉमन मैन, COMMON, कॉमन मैन. These questions have been asked in TGT and PGT. So you have to categorize, you have to correlate. Morality play means कि the life style, not the life style, but the pious holy life of the common man. इसीलिए वर्ड मैंने यूज किया था righteous word, RIGHTEOUS. Who is righteous? जो बहुत ज्यादा धर्म प्रायण हो, धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था हो और वो उसको अपनी जिंदगी में धारण करता हो. one who not only talks about religion and religious doctrines but also practices it in his life या हर लाइफ. तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? राइचियस मैन, RIGHTEOUS. और ये जो प्ले था, ये जो लाया गया, वो चीज क्या है? कॉमन मैन को लाइफ में लेकर के रखा गया. यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये आपका ये है मोरालिटी प्ले जो था, और मोरालिटी प्ले का जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन एक इसका अर्लीस्ट एग्जांपल है एवरी मैन, EVERYMAN.
every man is a well known morality play. Every man is a well known morality play. जो एवरी मैन है वो जो है क्या है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ मोरालिटी प्ले. एवरी मैन इज अ वेल नोन मोरालिटी प्ले. एवरी मैन जो है वो किसका एग्जांपल है, मोरालिटी प्ले का एग्जांपल है. सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि विच पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, विच पॉइंट्स यू हैव टू टेक. ऑलवेज यू शुड ट्राई टू कीप इन योर माइंड सच प्लेस सच थिंग्स जो कि काफी मतलब these are highly significant points that you are preparing for TGT, PGT, UGC NET or in any other competitive examination. You find these things: miracle play, mystery play, morality play, then everyman. अब everyman से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, who is the author of everyman? The author of everyman is unknown. ये आज तक नहीं पता चला इसका लेखक कौन है. तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट जो होता था तो उसमें पूछा जा चुका था कि हु इज द आथर ऑफ एवरीमैन. आथर इज अननोन, उसका आथर जो है क्या वो अननोन है. फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू गो, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरल्यूड. एक और जो पॉइंट बनता है दैट इज इंटरल्यूड. INTERLUD. इंटरल्यूड इज अ लैटिन वर्ड. इंटरल्यूड इज अ Latin word. It means between the play. BETWEEN. Between the play. इंटरल्यूड एक लैटिन वर्ड है और इंटरल्यूड का मतलब होता है बिटवीन द प्ले. एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिटवीन द प्ले? बिटवीन द प्ले मीन्स कि जो ट्रेजिक आपका ड्रामा होता था, जो ट्रेजिक आपका एक्शन होता था, उसमें कुछ कॉमिक सीन डाल दिए जाते थे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इंटरल्यूड कहा जाता है. इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज इंटरल्यूड, तो इंटरल्यूड इज अ कॉमिक सीन which was put in a tragic drama. Which was put in a tragic drama. इंटरल्यूड एक तरह का कॉमिक सीन होता था जो कि किसी भी ट्रेजिडी में बीच में उसको रख दिया जाता था या यूज किया जाता था. दैट पार्टिकुलर सीन इज नोन एज इंटरल्यूड. इसीलिए लिखा गया बिटवीन द प्ले. ट्रेजिडी के बीच में कहीं पर कोई कॉमिक सीन डाल दी जाती थी, उसी को. इंटरल्यूड का जो दूसरा नाम है उसी को कॉमिक रिलीफ भी कहा जाता है. COMIC, कॉमिक रिलीफ. इंटरल्यूड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कॉमिक रिलीफ भी है. सो इफ आई से या इफ आई टॉक अबाउट कॉमिक रिलीफ और इंटरल्यूड, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट की ट्रेजिडी में जब भी कोई कॉमिक सीन डाला गया तो वो कॉमिक सीन ट्रेजिक सीन से या ट्रेजिक एक्शन से बिल्कुल अलग होता था. और जो ऑडियंस होते थे, जो स्पेक्टेटर्स होते थे, उनके दिमाग को डाइवर्ट करने के, थोड़े समय के लिए रिलैक्स, मेन स्टोरी ट्रेजिक एक्शन से उनको रिलैक्स देने के लिए ये चीज किया जाता था. इन माई लेक्चर आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल ऑफ मूवी शोले. जो शोले मूवी है उसमें अगर आप देखेंगे इस तरह का कॉन्सेप्ट आप पाएंगे. जो असरानी का सीन है, जो असरानी का रोल है, यू सी देयर कि वहां पे उसका यूज किया गया है. सो आई जस्ट वांट टू से कि अगर शोले में असरानी को हटा दिया जाए तब भी जो है शोले वैसी ही रहेगी, लेकिन उसमें कॉमिक सीन जो प्ले किया गया है वो असरानी के द्वारा है. तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है. हियर यू सी. सो आफ्टर इट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंटरल्यूड ने बाद में कॉमेडी को जन्म दिया. इंग्लिश कॉमेडी का जो बीज है वो इंटरल्यूड से पड़ा. अगर आपको याद होगा कि पहला इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर बाय निकोलस वुडाल. उसके अलावा जो तीनों और प्ले है, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले, उन सब में क्रूसिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्रिस्ट को इमिटेट किया गया. सो यू फाइंड कि उन्होंने ट्रेजिडी का बीज, इंग्लिश ट्रेजिडी का बीज उस प्ले में देखने को मिलता है. तो आई जस्ट वांट टू नो कि डिड यू कवर दीज पॉइंट्स, डिड यू कवर? Yes, sir. ओके, जस्ट रिपीट विद मी. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इंटरल्यूड? इंटरल्यूड से क्या मतलब है?
Comic relief. Comic relief. Comic Intel relief in play. comic relief, yeah, between the play. Interlude, is it a Greek word or Latin word? Latin word. Latin word. Latin word. In Yes. mystery play, whose life was imitated? Saint's life was Je- imitated. Jesus Saint, Christ. जीसस क्रिस्ट जीसस मैंने क्रिस्ट वर्ड जो पूछा मैडम, मिस्ट्री प्ले मैंने पूछा. इन अच्छा मिस्ट्री सर, प्ले हुज लाइफ वाज इमिटेटेड? जीसस क्रिस्ट का लाइफ. yes, yes, sir. इन मिरेकल प्ले हुज लाइफ वाज इमिटेटेड? Saint Saint's Saint life. लाइफ ऑफ Saint, सेंट सेंट्स सर का, या. एंड इन मोरालिटी प्ले हुज लाइफ वाज इमिटेटेड? common man. कॉमन Common यस common man. man. Common man. काम, आपको वर्ड यूज जब भी करना है, कॉमन राइचियस मैन, RIGHTEOUS. कॉमन आदमी तो सब कुछ जो भी रह रहा है वो कॉमन ही है, लेकिन कॉमन में वो आदमी जो धर्म को में जिसकी बहुत गहरी आस्था थी और वो धर्म को धारण करता था या उसकी को प्रैक्टिस में लाता था, दैट इज कॉमन राइचियस मैन. एंड व्हाट इज, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मोरालिटी प्ले. एवरी मैन Everyman, sir. Everyman. Who is the author of Everyman? Unknown, अननोन Unknown Unknown, person. sir. Author is unknown. Yeah, author is unknown. 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 Yeah. So in this way you came to know about what? In this way you came to know about Anglo-Saxon period. You came to know about Anglo-Norman period. What was the condition of literature? What was the social, political issues and how these things were overcome? या किस तरह का था वो सब चीजें जो है. थोड़ा सा आप मुझे एंग्लो सैक्शन में टेल मी समथिंग अबाउट बियोल्फ. व्हाट वाज बियोल्फ? बियोल्फ क्या था? सर ये फर्स्ट इंग्लिश स्पीक The first English First speaker. बियोल्फ वाज द फर्स्ट English, sir. English speaker, फर्स्ट sir. इंग्लिश स्पीक फर्स्ट It is a इंग्लिश. teamwork. was it the example of primary or secondary? प्राइमरी पे It was an example of primary Primary, epic. And which epic of the world is known the first epic of the world? Which epic of the world is an Homer. इलियड example एंड of ओडिसी primary बाय epic? होमर सर सर Homer's Iliad and होमर का Odyssey. Homer का सर Iliad. ओडिसी. And the first literary epic? सर वर्जिल एनीड. Sir, any Virgil's Aeneid. Yeah. Virgil's Aeneid was the role model of which English epic? वर्जिल का जो एनीड था वो रोल मॉडल था किस इंग्लिश एपिक का? लिटरेरी पे नहीं, दैट वाज द लिटरेरी एपिक, लेकिन इंग्लिश में कौन से लिटरेरी एपिक का रोल मॉडल था? बियोल्फ सर. बियोल्फ तो प्राइमरी एपिक है. जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो जो है जिस मॉडल पर लिखा गया वो वर्जिल के एनीड पर है. वर्जिल का एनीड भी लिटरेरी एपिक है और जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो भी जो है आपका लिटरेरी एपिक है. तो जॉन मिल्टन ने जिस मॉडल को अपनाया, होमर को उन्होंने नहीं लिया बल्कि वर्जिल के एनीड को उन्होंने लिया अपनी एपिक को लिखने के लिए. आई थिंक ये मेरी बात आपको समझ में आ रही, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा. ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर Sir. आई जस्ट वांट टू नो कि विच एपिक इज नोन एज सेकेंडरी एपिक. किस एपिक को सेकेंडरी एपिक कहा जाता है? सर लिटरेरी पे लिटरेरी एपिक को सेकेंडरी एपिक. गुड. वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एपिक और प्राइमरी एपिक. सर ये ऑटोबायोग्राफी है Secondary. नहीं, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक तो है लेकिन वो किसी कैटेगरी में आ गया. मैडम कुछ कह रही थी. So secondary epic. सेकेंडरी एपिक. वर्ड्सवर्थ का जो आपका प्रील्यूड है वो सेकेंडरी या लिटरेरी एपिक है. जॉन मिल्टन का
पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंट सेकेंडरी या लिटरेरी एपिक है। जो आपका प्राइमरी एपिक होता है उसको और किस एपिक के नाम से जाना जाता है? ट्रेडिशनल। यस, प्राइमरी or traditional epic. That's good. That's good. Primary or traditional epic. That is also known as primary or traditional epic. So these points you have to keep in mind. So in this way we have covered Anglo-Saxon period and also Anglo-Norman period. Now we are going to talk about the age of Chaucer. हम लोग age of Chaucer को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि when you talk about Chaucer, तो Chaucer आपके क्या है? Chaucer is known as father of English poetry. दो तीन पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जो मैं यहीं पे ऊपर में लिख दे रहा हूं। Chaucer को क्या क्या कहा जाता है? Father of English poetry. Chaucer is known as father of English poetry. Number 1 point. Number 2 point की who gave this title की Chaucer is known as father of English poetry. The title was given by Matthew Arnold. ये जो टाइटल है इसको देने वाले आदमी का नाम क्या था? मैथ्यू आर्नोल्ड, एक विक्टोरियन एज के पोएट और क्रिटिक थे। एम से मैथ्यू, ए से आर्नोल्ड, बिकॉज मैथ्यू आर्नोल्ड सेड कि विद चॉसर आर रियल पोइट्री वाज बॉर्न। चॉसर के साथ जो है हमारी वास्तविक पोइट्री की शुरुआत होती है या रियल इंग्लिश पोइट्री का शुरुआत होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हूम? द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय चॉसर। और यह एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। इसके पहले पोइट्री के रूप में आपने क्या पढ़ा था? अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया चौसर से पहले पोइट्री के रूप में आपने क्या जाना था? चौसर से पहले पोइट्री के रूप में आपने बियोल्फ जाना या नहीं जाना है? यस सर। तो ये पॉइंट आना चाहिए ना तुरंत। बियोल्फ अभी मैंने बताया, अभी मैंने एपिक की बात की, वो की। तो बियोल्फ जो है चौसर से पहले आया हुआ था ना। मैंने तो पूछा नहीं कि अगर मैं आपसे पूछी कि चौसर से पहले ड्रामा कौन सा, आपने जो है ड्रामा क्या क्या था वो आप क्या बताएंगे? मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी, अलदीज सिंह। बाद में वो और उसका शक्ल थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन ड्रामा का जो न्यू है वो एंग्लो सेक्शन में पड़ चुका है। एपिक का जो न्यू है वो एंग्लो नॉर्मन, सॉरी ड्रामा का जो है वो एंग्लो नॉर्मन में और एपिक का एंग्लो सेक्शन में पड़ चुका है। अब जब आप चौसर की बात करते हैं तो एक रियल पोइट्री, ऐसा नहीं कि केवल आप कह सकते हैं एपिक के फॉर्म में, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स यू फाइंड इट हियर। सो चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, नंबर 1। नंबर 2, जो चौसर है वो केवल फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ही नहीं है, कई चीज की उनको फादर कहा जा सकता है। उन्होंने सबसे पहला चीज की हीरोइक कपलेट का यूज किया। किसका यूज किया? हीरोइक कपलेट। जो आपके लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं बता दे रहा हूं। हीरोइक कपलेट का यूज करने वाले पहले पोएट है चौसर। और हीरोइक कपलेट का यूज उन्होंने किस में किया है? अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू गो विद दिस मैन चौसर, व्हेन यू टॉक अबाउट लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ऑल दीज थिंग्स, तो एक और पॉइंट आता है जो आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने इसके अलावा चौसरियन स्टैंजा का भी यूज किया है। उन्होंने किसका यूज किया? चौसरियन स्टैंजा, CHAUCERIAN, चौसरियन स्टैंजा। चौसरियन स्टैंजा कौन सा स्टैंजा होता है? 7 लाइन्स स्टैंजा। वह स्टैंजा जो 7 लाइन का होता है उसको चौसरियन स्टैंजा। और इसी को राइम रॉयल भी कहा। ये सबकी प्रैक्टिस मैं टेस्ट सीरीज में करा चुका हूं। मैं यहाँ जितनी बातें कर रहा हूं, चाहे आप जो है हीरोइक कपलेट की बात करिएगा, चाहे आप बियोल्फ एपिक की बात करिएगा, चाहे आप ब्लैंक वर्स की बात करिएगा, चाहे आप वर्जिल के एनीड की बात करिएगा, मिरेकल प्ले की बात करिए, मिस्ट्री प्ले की बात करिए, मोरालिटी की प्ले की बात करिए, ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव कवर्ड इन माय टेस्ट सीरीज। और आपको दोबारा ये सीखने का मौका मिल रहा है। So you can't say कि you didn't find it, no, not at all, but you have only to go with this point. तो चौसरियन स्टैंजा क्या है? 7 लाइन्स स्टैंजा है। और इसी चौसरियन स्टैंजा को जो 7 लाइन्स स्टैंजा है, इसको राइम
रॉयल भी कहा जाता है, राइम रॉयल। इट इज आल्सो नोन एज राइम रॉयल, RHYME ROYAL। राइम रॉयल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट, एक राजा थे जेम्स फर्स्ट, जिन्होंने इसको अपनी पोयम जो है किंग्स क्वायर में यूज किया हुआ है। किंग्स क्वायर किस पे यूज किया था? किंग्स क्वायर, उनका अपना क्रिएशन था, तब से इसको राइम रॉयल भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट कि चौसर ने जो है क्या किया, अपने समय के एज के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। अब ये सारे पॉइंट्स आपको, ये जो यहाँ पॉइंट्स बताए गए हैं उसमें आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला, द एज ऑफ चासर वॉज अ ट्रांजिटरी पीरियड। द एज ऑफ चासर वॉज अ ट्रांजिटरी पीरियड। चासर का जो समय था वह बदलता हुआ समय था। बदलता हुआ समय का क्या मतलब है? बदलता हुआ समय का कि चासर तो मिडिल एज में रह रहे थे, जहां धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन धर्म से लोग ऊब चुके थे और एक नई खोज या एक नई चीज की तलाश में थे जो दुनिया के कुछ हिस्सों में हो रहा था। दैट वाज द प्रैक्टिसिंग ऑफ ह्यूमनिज्म, दैट वाज द साइंटिफिक अप्रोच, या यू कैन से कि सम रेज ऑफ एक्सपेक्टेशन वन कैन सी इन द एज ऑफ चौसर। चौसर के समय में उम्मीद की कुछ किरण नजर आ रही थी। तो चौसर का जो पीरियड है वो ट्रांजिटरी पीरियड है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि परिवर्तन का एक दौर है, कि पुरानी परंपराएं खत्म हो रही, टूट रही हैं और नई परंपराएं पर नई चीजें जन्म ले रही, उस तरह के पीरियड को। कैसे ये चीज था? मिडिल एज में धर्म हावी था, धर्म के प्रति लोगों की आस्था हावी थी, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सोचा जाता था, केवल हर जगह जो धर्म के नाम पे शोषण हो रहा था, तो इससे लोग बाहर निकल रहे थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच लोगों की जीवन में आ रहा था। तो ये एक ऐसा पीरियड देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है कि इट वाज एन एज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट इन लिटरेचर। जो चौसर का एज था वह लिटरेचर में नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आता है। अब नया कॉन्सेप्ट कौन कौन सा आपका रहा? मैंने अभी आपको बता दिया कि नया कॉन्सेप्ट बहुत सारा रहा है। जैसे जो है किसका यूज किया गया? हीरोइक कपलेट का यूज किया गया। एक नए स्टैंजा फॉर्म का यूज किया गया, दैट वाज द चासरियन स्टैंजा फॉर्म। तो लिटरेचर में भी कुछ नया हो रहा है। और धार्मिक सब्जेक्ट मैटर के अलावा अब जो है थीम और सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, उससे जुड़ी हुई चीजें जो है क्या की जा रही है? शेयर की जा रही है। तो द एज वॉज, इट वॉज एन एज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट इन लिटरेचर। लिटरेचर में एक नए कॉन्सेप्ट की बिगिनिंग का एज था। फिर चासर रोट इन लैटिन। चासर ने लैटिन में लिखा, फ्रेंच में लिखा, इन इंग्लिश में। ये हर आदमी को जानना चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमारे यहाँ तो जो है चौसर नहीं है, फिर भी आप हमें बता रहे हैं। आपके यहाँ चौसर नहीं, आपके यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लेटे। मैं आपको चौसर पे PhD नहीं करा रहा हूँ। आई एम ओनली टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चौसर, बिकॉज यू ऑल हैव रेड चौसर इन MA, इवन यू हैव रेड इन BA। कुछ लोगों ने BA में भी पढ़ा होगा। तो जो पॉइंट है वो ये कि चौसर रोट इन लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। चौसर जो है लैटिन में लिखे, फ्रेंच में लिखे, इंग्लिश में लिखे। ही न्यू फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तीनों लैंग्वेज पे उनका पकड़ था। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि चौसर रोट इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस, चौसर रोट इन 3 लैंग्वेजेस। चौसर ने 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। चौसर इज नोन द फादर ऑफ हीरोइक कपलेट। चौसर को किसके नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, क्योंकि सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज इंग्लिश में उन्होंने किया अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वाज द फर्स्ट स्टोरी टेलिंग पोएट। वो पहले स्टोरी टेलिंग पोएट थे। पहले स्टोरी टेलिंग पोएट का मतलब क्या होता है कि चौसर ने सबसे पहले वो पोएट थे जिन्होंने जो है पोइट्री में स्टोरी टेलिंग मेथड शुरू किया। बताना कि स्टोरी, जैसे उन्होंने कोई कैरेक्टर ले लिया, उस पूरे कैरेक्टर का, खास करके प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने पूरे कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन किया। तो जो उनका कैरेक्टराइजेशन है, चाहे वो प्रायरस हो, मांग हो, ऑक्सफोर्ड क्लर्क हो, पीजेंट हो, स्क्वायर हो, और आपका जो पहला वो था आर्मी पर्सन जो था, उसका उन्होंने जो भी किया। तो स्टोरी टेलिंग मेथड जो है कहानी के रूप में किसी चीज का वर्णन करना या बताना, ये चौसर की देन है। ही इम्प्लॉयड नैरेटिव टेक्निक। उन्होंने नैरेटिव टेक्निक का यूज किया। नैरेटिव टेक्निक का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी के माध्यम से चीजों को रखना। रियलिज्म, वास्तविकता के धरातल में उन्होंने चीजों को बताया।
एंड इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर, इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर का उन्होंने जिक्र किया। व्हाट इज इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर? इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है, इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स, जैसे कि अगर कोई कैरेक्टर, जैसे अगर 100 लोग हो, उन 100 में से किसी की एक अलग पहचान हो, उसके अंदर एक ऐसा डिस्टिंग्विश क्वालिटी हो, तो उस कैरेक्टर को इंडिविजुअल कैरेक्टर कहा जाएगा। टाइप कैरेक्टर वह होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो जो की प्रतिनिधित्व करता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव या टाइप कैरेक्टर। तो यू कम टू नो कि ये उन्होंने ही इम्प्लाइड नैरेटिव टेक्निक, रियलिज्म एंड इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर, ये सब चीजें, मतलब ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टोरी टेलिंग मेथड, heroic couplet, wrote in 3 languages, all these things you come to know. Then you find what? Then you find Chaucer served 3 kings. Chaucer ने 3 राजाओं की सेवा की है, कौन कौन से? एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। Chaucer was born in 1340, died in 1400. Chaucer was buried in Westminster Abbey. Chaucer's literary career is divided into 3 parts: French, Latin और English में। The first period contains remarkable poem named रोमन डी ला रोज। ये पता होना चाहिए, those who are preparing for UGC नेट और PGT का भी जो तैयारी कर रहा है, ये पता होना चाहिए चौसर का जो सबसे पहला किताब था वो कौन सा था? रोमन डी ला रोज था। एंड दिस रोमन डी ला रोज, इट वाज अ लव पोएम, इट वाज अ लव पोएम एंड इन एलिगोरिकल फॉर्म। द बेस्ट नोन पोएम ऑफ द पीरियड, जो उनका जो दूसरा पीरियड था वो क्या था? द बेस्ट नोन पोएम ऑफ द फर्स्ट पीरियड में वो क्या? बुक ऑफ डचेस, उनका किताब द बुक ऑफ डचेस था। इट टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ ब्लांच, वाइफ ऑफ चार्ल्स पैटन। इसमें उन्होंने ब्लांच को लेकर बात किया, वाइफ ऑफ चार्ल्स पैटन को बात किया, जॉन गॉन्ड। और ये आपको सिलेबिक कपलेट में लिखा गया, 8 लाइन्स स्टैंजा में लिखा गया। तो चार्ल्स ने 7 लाइन्स स्टैंजा भी यूज किया, आपको सिलेबिक 8 लाइन्स स्टैंजा भी यूज किया। द चीफ वर्क ऑफ द सेकेंड और इटालियन पीरियड, जो सेकेंड या इटालियन पीरियड था चौसर का, वो क्या था? ट्रायलस एंड क्रेसिडा था। A poem of 8,000 लाइन, 8,000 लाइन की पोएम थी। शेक्सपियर मेक्स यूज इट इन हिज ट्रायलस एंड क्रेसिडा। शेक्सपियर ने इसका अपने ट्रायलस और क्रेसिडा में यूज किया। तो ध्यान में रखिएगा, शेक्सपियर का जो प्ले है ट्रायलस एंड क्रेसिडा, उसकी स्टोरी शेक्सपियर ने कहाँ से लिया? चौसर के ट्रायलस और क्रेसिडा से लिया गया। द इमीडिएट सोर्स ऑफ चार्ल्स पोएम, और चार्ल्स की पोएम का जो सोर्स है वो बोकैसियोस का सेकंड फिलास्ट्रेटो। बोकैसियोस ने डिकामीरान लिखा था और सेकंड फिलास्ट्रेटो, ये राइम रॉयल में लिखा गया है। इट इज रिटन, मतलब 7 लाइन्स रहेगा। इट इज अ सेंस ऑफ फर्स्ट रियल नॉवेल इन इंग्लिश। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नॉवेल है पहला, उसका नींव तैयार यही से होती है। तो इसमें अगर आपको कुछ नहीं तैयार कर सके तो कम से कम कुछ चीजें, जैसे हीरोइक कपलेट है, हीरोइक कपलेट के अलावा राइम रॉयल स्टैंजा है, 7 लाइन्स स्टैंजा, चौसरियन स्टैंजा है, wrote in 3 languages, individual and type character, storytelling method, all these things you see, all these things you find. तो ये सब का जिक्र किया गया। और इसमें उन्होंने ट्रोजन वार के बारे में बात किया हुआ। और आपको मैं नहीं कहता कि आप तीनों राजाओं का नाम याद करिए, किन की राजाओं की सेवा की, बट बेसिक पॉइंट्स यू हैव टू नो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट किस किताब में यूज किए हैं, 7 लाइन्स स्टैंजा, राइम रॉयल, चौसरियन स्टैंजा, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो। देखिए ये जितना और इनका पोर्शन है, इस पोर्शन में मैं केवल 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। उनका एक और वर्क है द हाउस ऑफ फेम, इस चार्ल्स अनफिनिश्ड पोएम, या चार्ल्स का अनफिनिश्ड पोएम है। द थर्ड ग्रेट पोएम ऑफ दिस पीरियड इज लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में ही उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया हुआ। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने हीरोइक कपलेट का किसमें यूज किया, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? चौसर का मास्टरपीस क्या? कैंटरबरी टेल्स है, 1384 में है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ लिटरेचर। फिर द थर्ड ऑफ इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश में लिखा गया। इंग्लिश में उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो कौन सा? कैंटरबरी टेल्स है। एक और उनका वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये किसमें लिखा गया? राइम रॉयल में लिखा गया, 7 लाइन्स स्टैंजा। So whether you remember the Parliament of Pauli or not, but you have to remember Chaucerian stanza, you have to remember a rhyme royal, all these things. Chaucer is considered as father of English poetry and grandfather of English novel.
अगर ये कभी आता है कि ग्रांड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कौन है, तो चौसर, ग्रांड फादर। क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चौसर। फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, चौसर। सेवन लाइन्स स्टैंजा, चौसर, चौसर यानी स्टैंजा। द वार ऑफ रोजेस आल्सो हैपेंड करे, वार ऑफ रोजेस 1455 ईस्वी में हुआ बिटवीन लंकाशायर एंड, और वो लंकाशायर जो फैमिली थी वो रेड रोज और यॉर्कशायर व्हाइट रोज। जो वार ऑफ रोजेस था उसमें दो तरह के गुलाब का यूज किया गया था, इसीलिए उसको रेड रोज और रेड रोज के साथ साथ जो है व्हाइट रोज। और ये घटना कब की, 1455 की है। और जो लंकाशायर फैमिली थी उन्होंने रेड रोज का यूज किया और जो यॉर्कशायर फैमिली थी उन्होंने व्हाइट रोज का यूज किया। फिर ये बात की जा रही है कि जो चौसर का कैंटरबरी टेल्स है उसको जो है क्या कहा गया, उसमें कई कैरेक्टर्स का यूज किया गया है। इन कैंटरबरी टेल्स ही हैज गिवन अस अ पिक्चर ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश सोसाइटी। अगर एक क्वेश्चन आता है चौसर का मास्टरपीस क्या है, कैंटरबरी टेल्स है, जिसमें 30 कैरेक्टर इंक्लूडिंग पोएट 30 कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया है। और ये मिडिल एज का पूरा जो कैरेक्टर्स उनकी एक आर्ट गैलरी है। कैंटरबरी टेल्स पब्लिश इन 1384, देयर आर 30 कैरेक्टर्स in the poet, including the poet. In general, prologue talks about 29 characters, while in Canterbury Tales he depicts 30 characters. The poem begins with the description of April month. जो कैंटरबरी टेल्स है जिसमें जो है टोटल 30 कैरेक्टर है पोएट को लेकर के, उसकी जो शुरुआत होती है वो अप्रैल मंथ से होता है। और याद होगा कि टी.एस. एलियट ने कहा है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ द वेस्ट लैंड में। और ऑन द अदर हैंड चौसर कहते हैं अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड स्टार, ऑल दिस थिंग्स यू सी। तो द पिलग्रिम्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स आर गैदर्ड इन टैबर्ड इन। जो पिलग्रिम्स सब कहाँ इकट्ठा है, टैबर्ड इन में। और वे दे आर गोइंग टू सी द श्राइन ऑफ थॉमस बिकेट। और वो किसको देखने जा रहे हैं, थॉमस बिकेट के श्राइन को। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सब याद रखिए, बट आपको याद रखना है कैंटरबरी टेल्स है, कितने कैरेक्टर्स है, 30। 2004 के पीजीटी में सब पूछा जा चुका है, 30 कैरेक्टर्स है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डीएसएसबी केवीएस वहां पे भी ये पूछा जाता है। कैरेक्टर कितने, टोटल 30 इंक्लूडिंग द पोएट। स्टोरी टेलिंग मेथड है, रियलिज्म है, ऑल दिस थिंग। हाँ, फिर उसके बाद इन द पोएम अप्रैल इज द सिंबल ऑफ रिलीजियस हार्मनी। इसमें जो है इस पोएम में जो अप्रैल है वो रिलीजियस हार्मनी का सिंबल। और टी.एस. एलियट ने द वेस्टलैंड में अप्रैल को क्रिटिसाइज किया है और कहते हैं अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सेंट थॉमस बिकेट की कब्र पे जा रहे हैं। दे और टैबर्ड इन में रुके हुए हैं। उसमें से एक है हैरी बेली, जो उसका पूरा जो होस्ट है, जो मेजबानी कर रहा कौन है, हैरी बेली है। ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू नो, कुल मिला के। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नाइट स्टार्ट्स टेलिंग स्टोरी। जो सबसे पहला कैरेक्टर है नाइट है और वही सबसे रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है। प्रोज में जो पार्सन्स की स्टोरी है वो प्रोज में। ओनली नाइट, पार्सन एंड प्लाउमैन आर ट्रीटेड विदाउट एनी टच ऑफ आयरनी। केवल 3 कैरेक्टर ऐसे, नाइट है, पार्सन और प्लाउमैन है, जिसमें किसी तरह के आयरनी का यूज नहीं किया गया है। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। यहाँ पे एक है कि अर्नोल्ड सेज देयर इज नो सीरियसनेस इन चौसर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चौसर की पोइट्री के बारे में किसने कहा कि उनकी पोइट्री में किसी तरह का कोई गंभीरता नहीं है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच ऑफ द, इसमें कुछ आपको बहुत वैसे वो नहीं है, ये पॉइंट है, नैरेटिव टेक्निक है, रियलिज्म है, आयरनी है, सटायर है, स्टोरी टेलिंग मेथड, ये सब चौसर में यूज किया गया है। सो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक या पूरा का पूरा वो कवर करेंगे तो मैं फिर से आपको बता दूं, राइम रॉयल या चौसरियन स्टैंजा, 7 लाइन्स स्टैंजा। दूसरा चीज हीरोइक कपलेट। तीसरा चीज उन्होंने 3 लैंग्वेजेस में लिखा। और चौसर ने जिस इंग्लिश का यूज किया उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दैट इज द मिडलैंड डायलेक्ट। ये भी पूछा जा चुका है यूजीसी नेट पे, मिडलैंड डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, जिसको हम लोकल बोली कहते हैं, लोकल स्तर की जो बोली जाती है, मिडलैंड डायलेक्ट। आज ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीइंग द कैरेक्टर ऑफ कैंटरबरी टेल, ड्राइडन सेड हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये फ्रेज किसने यूज किया है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये चीज ड्राइडन ने यूज किया हुआ है, जॉन ड्राइडन ने। और किसने कहा है कि देयर इज नो सीरियसनेस इन चौसर पोइट्री, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कितनी भाषाओं में लिखा, 3 भाषाओं में। कितने राजाओं की सेवा की है,
3 राजाओं की सेवा की है। हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज किसमें किया? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। उनकी पोयम की खासियत क्या है? स्टोरी टेलिंग मेथड है, इंडिविजुअल और टाइम कैरेक्टर है, रियलिज्म है, आयरनी और सटायर का यूज है, मिडिल क्लास का जो कैरेक्टर्स है उनका प्रेजेंटेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को प्रेजेंट करना। These things you find. So just concluding here, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज नोट्स आपके पास है। कल हम लोग जॉन वाइटली पे बात करेंगे। अगर चौसर पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अभी वो चीज ओपन है आपके पास। जितना मैंने आपको सर्किल किया या जो मैंने बताया उस पर ज्यादा फोकस करना।